और काशी नगरी में बारिश के लिए इंद्रदेव को खुश करने की खातिर अनोखा उपाय किया गया। शहनाई बजाकर बारिश की कामना की गई। भोले की नगरी काशी में इस बार प्रचंड गर्मी से लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है, लेकिन अब पारा 40 डिग्री के नीचे आया है। लोग अब मॉनसून का इंतजार कर रहे हैं। इंद्रदेव की मेहरबानी हो जाए, इसके लिए पवित्र गंगा नदी में खड़े होकर शहनाई वादकों ने प्रसन्न करने की कोशिश की। शहनाई की धुन छेड़कर बारिश की कामना की है। गर्मी से बेहाल है लोग, इसलिए मैं भगवान बाबा विश्वनाथ जी का आशीर्वाद लेके चलता हूँ मंदिर से। माँ गंगा का चरण छू के मैं प्रणाम करता हूँ, उनको माला फूल अगरबत्ती जला करके भगवान इंद्र को मैं समर्पित करता हूँ। और भगवान इंद्र से विगत वर्षों की भांति इस वर्ष भी मैंने प्रार्थना किया कि हे नाथ, बारिश कम से कम हो जाए, जो काशी की जनता ने पूरे देश की जनता को राहत मिले। किसान मौसम विभाग के मुताबिक मॉनसून अपनी सामान्य रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में लू का असर कम हुआ है, वहीं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गर्मी अभी बनी रह सकती है। कहा जा रहा है कि 24 जून तक पूर्वी उत्तर प्रदेश के 50% जगहों पर बारिश होगी। 26 जून से मॉनसून के आने की संभावना है। शुक्रवार को भी प्रदेश के कई इलाकों में बारिश हुई, खासकर पूर्वी उत्तर प्रदेश में मौसम खुशनुमा बना हुआ है। 26 जून तक पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी अच्छी बारिश की उम्मीद जताई जा रही है। वाराणसी से रवि पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। क्या भगवान भी कभी बीमार पड़ सकते हैं? काशी में ज्येष्ठ महीने की पूर्णिमा तिथि पर भगवान जगन्नाथ को स्नान कराया गया। मान्यता के मुताबिक अब वो 15 दिनों तक बीमार हो गए। 15 दिनों के बाद रथ यात्रा निकलेगी। भोले की नगरी काशी में भगवान जगन्नाथ के जलाभिषेक की परंपरा सदियों से चली आ रही है। जगन्नाथ मंदिर में गर्मी से निजात दिलाने के लिए भक्त गंगा जल से स्नान कराते हैं। ज्यादा स्नान की वजह से भगवान जगन्नाथ, भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा बीमार हो गए हैं। पौराणिक मान्यता के मुताबिक भगवान 15 दिन तक एकांतवास में चले जाते हैं। इस दौरान खास काढ़े से उनका इलाज भी होता है। ये परंपरा अनवरत चली आ रही है। अब भक्तों को अपने आराध्य के दर्शन के लिए 15 दिनों का इंतजार करना होगा, क्योंकि इस दौरान मंदिर में ना तो घंटी बजती है और ना ही श्रद्धालु दर्शन कर पाते हैं। पूरे 15 दिनों तक भगवान को शीतल लेप भी लगाया जाता है और रात को सोने से पहले मीठा दूध अर्पित किया जाता है। आज के दिन प्रभु जगन्नाथ जी जो है अपने मंदिर के छत पे आते हैं स्नान के लिए, और इसे स्नान यात्रा कहते हैं। आज भक्तों के बीच में प्रभु आते हैं और आज ही का दिन विशेष महत्व है कि भक्त जो है आज वो उनको स्पर्श करते हैं और अपने हाथों से जो है स्नान करा करके विधिवत स्नान कराते हैं, जिसके कारण वह जो है भगवान अति स्नान की वजह से अस्वस्थ हो जाते हैं। काशी के 80 क्षेत्र में भगवान जगन्नाथ का भव्य मंदिर है। धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक काढ़े का सेवन करने के बाद भगवान जगन्नाथ, भाई बलभद्र और सुभद्रा स्वस्थ हो जाते हैं। इसके दौरान उनको काढ़े का भोग लगाया जाता है और 15 दिन के पश्चात जो है भगवान दर्शन देंगे ही मंदिर में, और फिर उसके बाद रथ यात्रा महोत्सव मनाया जाता है। भगवान जी का पट बंद हो जाता है और 15 दिन तक हम लोग भगवान जी का अर्चना करते हैं। फिर भगवान जी 15 दिन बाद स्वस्थ होते हैं। फिर वो अपने ससुराल घूमने के लिए जाते हैं। फिर हम लोग वही रथ यात्रा का मेला निकलता है।
भगवान के दर्शन करने के लिए लोग दूर दराज से पहुंचते हैं। जब भगवान बीमार होते हैं तो वो दूर से ही माथा टेक कर चले जाते हैं। 5 जुलाई तक मंदिर के कपाट बंद रहेंगे। 6 जुलाई को भगवान के विग्रहों को डोली में विराजमान कर रथ यात्रा निकाली जाएगी, जिसे रथ यात्रा मेला कहते हैं। इसके बाद श्वेत वस्त्र से भगवान जगन्नाथ, सुभद्रा और बलभद्र भक्तों को दर्शन देंगे। माना जाता है कि भक्तों को यहाँ जगन्नाथपुरी के बराबर फल मिलता है। वाराणसी से न्यूज़ 18 के लिए रवि पांडे की रिपोर्ट। और नीट पेपर लीक मामले में बिहार में ताबड़तोड़ एक्शन हो रहा है और इस बीच ईओयू यानी कि बिहार की आर्थिक अपराध इकाई ने आरोपी सिंटू को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि उसके साथी चिंटू की तलाश पुलिस कर रही है। हालांकि आपको बता दें कि दावा यह भी किया जा रहा है कि सिंटू और चिंटू एक ही व्यक्ति हैं। ये आपका फ्यूचर है और आपके फ्यूचर से खिलवाड़ किया जाए। पेपर लीक की पूरे देश में अगर कोई जननी है तो वो कांग्रेस पार्टी। पैसे बेचना बंद करो, बंद करो। नीट की कलंक कथा के कितने किरदार, आज देखिए सबके चेहरे। कौन है बिहार में नीट पेपर लीक मामले का मास्टरमाइंड? बिहार पुलिस की रडार पर कितने बड़े चेहरे। हम ही कहते हैं मुख्यमंत्री जी को बुला ले मेरे साइकिल, अरे चाहे पीए हो पीएस हो कोई हो। नीट पेपर लीक का यूपी कनेक्शन क्या? मेरठ की जेल से खेल करने वाला कौन है रवि अत्री? न्यूज़ 18 की इनसाइड स्टोरी में एक्सक्लूसिव पड़ताल में नीट पेपर लीक कांड के हर किरदार की भूमिका सामने आ गई। नीट पेपर लीक मामले में जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे इस कांड में कई खुलासे हो रहे हैं। बिहार पुलिस की आर्थिक अपराध इकाई की रडार पर जितने किरदार आए और उनसे पूछताछ में जो खुलासे हुए वो हैरान करने वाले हैं, क्योंकि अभ्यर्थियों के कबूलनामे के मुताबिक उन्हें नीट परीक्षा से कुछ घंटे पहले ही प्रश्न पत्र और उसका उत्तर मिल गया था, जिसे उन्हें सिर्फ रटना था। यानी नीट पेपर लीक कांड के किरदारों ने फुल प्रूफ प्लानिंग के जरिए अपने काम को अंजाम दिया, लेकिन अब जब जांच हुई तो परत दर परत उनके कारनामों का पर्दाफाश हो गया। नीट की कलंक कथा के कितने किरदार, रवि अत्री मास्टरमाइंड। बिहार पुलिस सूत्रों से मिली अहम जानकारी के मुताबिक नीट पेपर लीक करने में रवि अत्री गैंग का सरगना है। यूपी के गौतम बुद्ध नगर के जेवर थाना इलाके के नीमका गांव का रहने वाला रवि बचपन से पढ़ने में होशियार था। वो 2007 में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने राजस्थान के कोटा पहुंचा और वहीं पर रवि अत्री सॉल्वर गैंग के संपर्क में आ गया और सॉल्वर गैंग का सरगना बन गया। रवि अत्री उत्तर प्रदेश की मेरठ जेल में बंद है। पुलिस सूत्रों की माने तो यही वो किरदार है जिसने देश भर में कई प्रतियोगिता परीक्षाओं का पर्चा लीक कराया है। और तो और उत्तर प्रदेश सिपाही भर्ती परीक्षा का भी पर्चा लीक कराने का यही मास्टरमाइंड रहा है। इसके अलावा 2012 में SBI स्टेनो प्रतियोगिता परीक्षा का भी पर्चा लीक कराने का बड़ा आरोप इसी रवि अत्री पर लगा है। नीट की कलंक कथा के कितने किरदार, संजीव मुखिया बिहार में पेपर लीक का गुनहगार। देश के कई राज्यों खासकर यूपी बिहार में जिन भर्तियों के पेपर लीक हुए हैं उनमें संजीव सिंह उर्फ मुखिया का नाम कॉमन रहा। पेपर लीक के कई मामलों में संजीव मुखिया वांटेड रहा है। बिहार आर्थिक अपराध इकाई संजीव मुखिया की सरगर्मी से तलाश कर रही है, क्योंकि सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक संजीव मुखिया ही बिहार में नीट क्वेश्चन पेपर लीक मामले का मुख्य किरदार है। नीट की कलंक कथा के किरदार चिंटू और सिंटू। पेपर लीक मामले में सबसे अहम सवाल ये है कि पेपर कहां से आया और किसको मिला। बिहार पुलिस की आर्थिक अपराध इकाई की जांच में जो जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक जांच एजेंसी को शक है कि नीट का पेपर सबसे पहले सॉल्वर गैंग के चिंटू के मोबाइल पर आया था
चिंटू और सिंटू सिकंदर यादवेंद्र के शागिर्द हैं और संजीव मुखिया के जरिए चिंटू को सॉल्व किया हुआ पेपर मिला और सूत्रों के मुताबिक चिंटू और सिंटू ने मिलकर नीट के सॉल्व पेपर अभ्यर्थियों में बांटे थे। न्यूज 18 की इनसाइड स्टोरी में नीट पेपर कांड की जांच के दौरान एक और हैरान करने वाला खुलासा हुआ है। नीट परीक्षा के पहले अभ्यर्थियों को पटना के खेम नीचक इलाके के एक प्ले एंड लर्न स्कूल में रखा गया था, जो मकान दनियावा के प्रभात रंजन का है। प्रभात रंजन और संजीव मुखिया एक दूसरे के करीबी हैं। संजीव मुखिया के कहने पर ही प्रभात रंजन ने आशुतोष नाम के एक व्यक्ति को अपना मकान किराए पर दिया था। सिंटू ने पूछताछ में पर्दाफाश कर दिया और न्यूज 18 की खबर पर मुहर लगा दी कि नीट पेपर लीक का मास्टरमाइंड रवि अत्री गैंग है। सिंटू ने पूछताछ में बताया कि उन्हें रवि अत्री गैंग से ही सॉल्व पेपर मिले थे, जिसे उन्होंने अभ्यर्थियों में बांटा था। नीट की कलंक कथा के किरदार NH गेस्ट हाउस। न्यूज 18 पर सबसे पहले पटना के उस गेस्ट हाउस को भी दिखाया गया, जिसका सीधा ताल्लुक नीट पेपर लीक कांड के आरोपियों से है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक नीट पेपर लीक कांड में नेशनल हाईवे के गेस्ट हाउस का भी अहम रोल रहा। सूत्रों के मुताबिक पटना में इंस्पेक्शन बंगला कहे जाने वाला NH के गेस्ट हाउस अभ्यर्थियों और उनके रिश्तेदारों के ठहरने का इंतजाम किया गया था। इसी गेस्ट हाउस के सुपरवाइजर से लंबी पूछताछ हुई। इस दौरान तेजस्वी यादव के PS प्रीतम कुमार और सिकंदर के कनेक्शन की भी पूछताछ हुई। ऐसा इसलिए क्योंकि पटना के एक सरकारी गेस्ट हाउस के रूम नंबर N10 में सिकंदर के साले की पत्नी अपने बेटे अनुराग यादव के साथ ठहरी थी। आरोप ये है कि सिकंदर के कहने पर तेजस्वी यादव के PS प्रीतम ने ये कमरा अलॉट कराया था। पूछताछ में ये भी जानकारी सामने आई है कि गेस्ट हाउस से सभी को लर्न एंड प्ले स्कूल ले जाया गया, जहां पर उत्तर रटवाए गए थे। यानी अब आर्थिक अपराध इकाई इस जांच में जुट गई है कि गेस्ट हाउस का कमरा बुक कराने के लिए लेटर कैसे लिखवाया गया। इस मामले में गेस्ट हाउस के केयरटेकर अमित कुमार से भी पूछताछ की गई। नीट की कलंक कथा के किरदार अतुल वत्स और अंशुल सिंह। यही नहीं, बिहार पुलिस की आर्थिक अपराध इकाई के निशाने पर अतुल वत्स और अंशुल सिंह भी हैं, जो रवि अत्री गैंग के गुर्गे हैं और सूत्रों के मुताबिक जिन पर पेपर लीक के लिए महाराष्ट्र, गुजरात और बिहार का जिम्मा था। सूत्रों के मुताबिक अतुल और अंशुल ने ही बिहार में संजीव मुखिया को जिम्मा दिया था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। और इस पूरे केस में यूपी के मेरठ जेल में बंद रवि अत्री का नाम भी सामने आ रहा है। वहीं रवि अत्री, जिस पर यूपी पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा के पेपर लीक का आरोप है। क्या है रवि अत्री की मोडस ऑपरेंडी, वो आपको समझाते हैं। इस पूरे केस में 30-30 लाख रुपए में पेपर का सौदा किया गया। रवि के नेटवर्क ने एक प्रोफेसर को भी शामिल किया और उसी के नंबर से पेपर लीक किया गया। प्रोफेसर ने यह पेपर संजीव मुखिया के मोबाइल पर भेजा गया। प्रश्न पत्र जांच के दौरान इसी चले हुए पेपर का जो बुकलेट नंबर है उसके बारे में पता चला, जिससे यह पता चला कि हजारीबाग के एक सेंटर का ये बुकलेट नंबर पेपर बाहर आने के बाद रांची के रिम्स हॉस्पिटल के 10 डॉक्टरों ने पेपर सॉल्व किया। इसमें पटना के 2 सॉल्वर की भी मदद ली गई। पेपर सॉल्व होने के बाद प्रश्न पत्र के साथ सॉल्व आंसर शीट भी दिया गया। फिर चिंटू नाम के शख्स को सॉल्व आंसर शीट भेजी गई। चिंटू के पास छात्रों को आंसर रटाने का जिम्मा था और उसी ने पेपर को आंसर शीट के साथ प्रिंट कर छात्रों को भेजा था। और फिलहाल चिंटू अब पुलिस की गिरफ्त में है, जबकि अब तक की जांच में ये सब कुछ समझ आ गया है। नीट और यूजीसी नेट को लेकर मचे बवाल के बीच सरकार ने एंटी पेपर लीक कानून 2024 लागू कर दिया है और इस साल फरवरी में ये कानून पारित हुआ था। सरकार ने कानून की अधिसूचना जारी कर दी है। केंद्र सरकार का इस कानून को लाने के पीछे का मकसद बड़ी सार्वजनिक परीक्षाओं में पारदर्शिता बनाए रखना है। साथ ही परीक्षार्थी इसके लिए आश्वस्त रहें कि कोई गड़बड़ी नहीं होने पाएगी। क्या नया कानून है, इसके बारे में भी आपको बता दें। लोक परीक्षा अधिनियम 2024 कब से लागू हुआ है, ये
जवाब है 22 जून 2024 यानी कि आज से। तो सवाल क्या है, उनके जवाब क्या है, ये हम आपको बता रहे हैं। नए कानून में कितनी सजा है? तो अधिकतम 10 साल और 1 करोड़ तक का जुर्माना भी है। इस कानून का मकसद क्या है? तो इस कानून का मकसद है पेपर लीक को रोकना, परीक्षाओं में गड़बड़ी को रोकना। वहीं आपको ये भी बता दें कि कानपुर के दायरे में कई अनियमितताएं सामने आएंगी, जैसे कि अगर किसी ने किसी परीक्षा में अभ्यर्थियों की मदद की तो उसे इस कानून के दायरे में लाया जा सकता है। जैसे कि प्रश्न पत्र या फिर उत्तर लीक करना दंडनीय अपराध माना जाएगा। कोई भी ऐसा शख्स जो कि अनाधिकृत है, यानी ना तो छात्र है ना परीक्षा से जुड़ा अधिकृत अधिकारी है, वो प्रश्न पत्र या OMR देखता है तो ये भी कानून के दायरे में आएगा। इसके अलावा परीक्षा में अभ्यर्थी की मदद करना, कंप्यूटर नेटवर्क से छेड़खानी करना, फर्जी अभ्यर्थी से परीक्षा दिलाना, फर्जी परीक्षा कराना या फिर फर्जी एडमिट कार्ड देना भी इस कानून के दायरे में आएगा।